अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहजेब खानजादा। शहबाज शरीफ ने नून लीग के अंदरूनी इख्तलाफात की खबरों पर अपनी खामोशी तोड़ दी है। नून लीग में इख्तलाफात और बयानिए की जंग की तरदीद कर दी है, लेकिन आज एक बार फिर नवाज शरीफ ने भी ट्वीट्स करते हुए अपने जारहाना बयानिए के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया है। गुज़िश्ता रोज नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में सलीम साफ़ी को तफसीली इंटरव्यू दिया, सियासत से लेकर इस्टेब्लिशमेंट के मामलों पर तफसील से बात की। और अहम बात यह है कि नून लीग का आज का बयानिया 2018 के इंतखाबात में होने वाली मुबैना धांधली और इदारों की मुदाखलत पर इन्हिसार करता है। साथ ही अपनी गलती नहीं बल्कि इदारों की गलती पर फोकस करता है। जबकि शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात में नून लीग की शिकस्त को पार्टी की गलत हिकमत अमली का नतीजा करार दिया है। और नवाज शरीफ के इदारों और इदारों से जुड़े शख्सियात से मुतालिक बयानात को भी शहबाज शरीफ ने जज्बाती बयानात के ज़मरे में लिया है। यानी नवाज शरीफ के जिन बयानात को नून लीग पॉलिसी स्टेटमेंट समझती है, उन्हें शहबाज शरीफ इमोशनल स्टेटमेंट समझते हैं। शहबाज शरीफ ने यह भी वादे किया है कि हमें माजी को भूल कर आगे बढ़ना चाहिए, गलतियां हमसे भी हुई हैं, इस हमाम में हम सब नंगे हैं। शहबाज शरीफ ने एक सवाल के जवाब में कहा कि 2018 के इंतखाबात में अगर हम मुशावरत के साथ हिकमत अमली ठीक बनाते तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होते। मैं ये कहूँगा कि अगर 2018 के इलेक्शन से पहले हमारी अगर इज्तिमाई मुशावरत के साथ अगर हम स्ट्रेटजी ठीक बनाते तो शायद 2018 के इलेक्शन के नतीजे में भी मियां नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनते। ये मैं आज भी बिला खौफ तरदीद कह सकता हूँ ये बात। साथ ही शहबाज शरीफ ने कहा कि मेरी राय किसी से ढकी छुपी नहीं है, हम आलायकार बने हैं माजी में, माजी से सबक सीखकर हमें आगे बढ़ना चाहिए। एक भाई लड़ने पे तुला हो और दूसरा भाई लड़ने से बिल्कुल इनकारी हो तो उस सूरत में उस घर का अंजाम क्या होगा? ये जो बात आप कर रहे हैं मुफाहमत की और मज़ामत की, मेरी राय जो है एक सोच है, गलती हम सबसे हुई। जहाँ पर सियासतदानों से भी देखें ना, हमने एक दूसरे की टांगें खींची हैं इन 72 सालों में, हम आलाकार बने हैं, उसमें हम सब शामिल हैं। इस हमाम में हम सब नंगे हैं। जो कुछ माजी में हुआ उससे सबक सीखते हुए अब आगे बढ़े। ताली दोनों हाथों से बचती है, ये नहीं कि किसी एक वाहिद शख्स का कसूर है या किसी एक इदारे का कसूर है। हम इस हमाम में सब नंगे हैं। देखें क्या उसका बेहतर हल क्या है। माजी से हम सबक सीखें और अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और आगे बढ़ें, या फिर हम अपना जो 72 साल की जो तारीख़ है उसमें गुम हो जाएं और कहें नहीं, वी हैव टू टेक अकाउंटेबिलिटी फर्स्ट एंड देन मूव फॉरवर्ड। दो ही रास्ते हैं ना, कि जो हुआ वो हुआ, उसका हम इदराक करें, उससे सबक हासिल करें, अपनी ज़ाती जो अना है चाहे कोई हो उसको मिटाएं। साथ ही शहबाज शरीफ ने इदारों और इदारों के सरबराहों से मुताल्लिक नवाज शरीफ के बयानात को जज्बाती करार दिया और उनका इमरान खान के माजी के बयानात से मुवाजना किया। जब मियां नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा फ़ौज पे ये तनकीद करेगी और ये ज़ुबान इस्तेमाल करेंगी तो फिर तो वो मुफाहिमत नहीं हो सकती ना। वो इंसान है, देखिए ना, और ये आदमी कभी जज्बात में आके बात कर जाता है। इसके मुकाबले में इमरान खान ने लंदन के भरी पब्लिक मीटिंग्स में जो अफवाज पाकिस्तान के बारे में जो जहर उगला है, मेरा ख्याल है कि 1000 साल आने वाले 1000 सालों में इसकी कोई हल्की सी भी दोबारा आपको शायद मिसाल ना मिले जो उसने वो जहर उगला है। आप लोग फौज के साथ बात बनाने को तैयार ही नहीं। मैंने इसलिए कहा है ना कि अपना आए माजी के तरीक़ों को दफन करें। शहबाज शरीफ ने ये बयानात दिए हैं तो वहीं आज नवाज शरीफ ने 3 ट्वीट्स किए हैं जिनमें हुकूमत की कारकर्दगी पर तो तनकीद की है, लेकिन साथ ही कहा है कि उनकी जिद्दोजहद चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं है बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है। इस पूरे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खान अब्बासी साहब मौजूद हैं। उनसे पूछेंगे कि क्या वो इत्तफाक करते हैं कि 2018 के इंतखाबात में अगर नून लीग हारी तो अपनी पार्टी की गलत हिकमत अमली की वजह से हारी, और जो बातें शहबाज शरीफ ने की हैं क्या उनसे वो इत्तफाक करते हैं। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। अब्बासी साहब आपने सुना, शहबाज शरीफ साहब ये तो डिनाई कर रहे हैं कि उनकी कोई नाराज़ी है या फिर वो इस्तीफ़े का मामला है, मगर साथ ही वो एक तो 2018 में इलेक्शन हारने की जिम्मेदारी भी अपनी पार्टी पर डाल रहे हैं कि अगर हमारी हिकमत अमली ठीक होती तो हम जीत जाते, और नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन की जो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि तो डिस्क्वालीफाई हो गए थे अदरवाइज ना बनते, वो भी पार्टी पर डाल रहे हैं। और आगे के लिए वो कह रहे हैं माजी को एक तरफ रखें, इस हमाम में सब नंगे हैं, सब ने गलतियाँ की हैं, आगे बढ़ें। तो पार्टी का इत्तफाक है सारी की सारी बातों पर। देखिए, शहबाज साहब ने काफ़ी लंबा इंटरव्यू दिया है, उसमें बहुत सी बातें की हैं, और अगर वो 2018 के इलेक्शन की बात करते हैं तो जो धांधली हुई है उसका भी उन्होंने जिक्र किया है, जो जिस तरह इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उसका भी जिक्र किया है। तो मैं
जहाँ तक शहबाज साहब ने माजी का जिक्र किया है, उन्होंने बहुत सी बातें की हैं जो पहले मंजर आम पर नहीं थी, और बहुत सी और भी बातें मौजूद हैं। मैंने हमेशा कहा है कि, और मैं शहबाज साहब से इत्तेफाक करता हूँ कि हमें माजी से सबक हासिल करना है। माजी को कुरेदने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमारे मुल्क की ये ज़रूरत भी है कि हम एक ट्रुथ कमीशन बना दें और ये तमाम हक़ाइक़ वहाँ पर रख दें, ताकि अवाम को पता चले कि इस मुल्क में होता क्या रहा है। और जिस तरह शहबाज साहब ने कहा कि माजी की बातें बहुत ही तलखी हैं वहाँ पर, लेकिन हमने माजी में रहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन माजी की गलती को दोहराना भी कोई मुनासिब बात नहीं है। तो इसलिए जो कुछ शहबाज साहब ने कहा उन्होंने अपने तरीके से बयान कर दिया है। यही बातें हर मुस्लिम लीग का आदमी भी पिछले कई महीने से कह रहा है, लेकिन अब आपको खुद शहबाज साहब से आपने सुन लिया है, तो उम्मीद है कि तमाम मुतमईन हो गए होंगे इन मामलात से। साहब, मगर अब मसला ये है कि जब आप कहते हैं ट्रुथ कमीशन बना दें, तो वो तो अब जब आगे बढ़ने की बात करें कि गलतियां सबसे हो गई, इस हमाम में सब नंगे हैं, सब ने किया, आगे बढ़ें, बस मामलात को सब कुछ पता ही है उनकी नज़र में सबको, तो ये जो ट्रुथ कमीशन बनेगा फिर उसमें बातें होंगी, फिर ये इख्तलाफात ख़त्म होंगे या बात आगे बढ़ेगी आपके ख्याल में, या फिर बैठना पड़ेगा सारे इदारों को, सब अपनी अपनी गलतियाँ माने फिर आगे बढ़ें? देखिए, गलतियाँ सबसे हुई हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है, हम सब इंसान हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जो हुकूमतों में हुआ है, जो कुछ मामलात हुए हैं, उसमें बहुत से हिस्सेदार हैं, लेकिन इसलिए मुल्क की तारीख तो रकम करना ज़रूरी है ना। एक ट्रुथ कमीशन होना ज़रूरी है, अवाम को हक़ाइक़ मालूम हो। माजी में रहना ज़रूरी नहीं है। माजी में जिस तरह उन्होंने कहा कि हमने एक दूसरे पर वार नहीं करने, हमने दूसरे को नीचा नहीं दिखाना, हमने तो हक़ाइक़ की बात करनी है, उनसे सबक हासिल करना और आगे बढ़ना है। आगे बिल्कुल देखने की ज़रूरत है, लेकिन आगे बढ़ने का ये मतलब नहीं है कि हम माजी की गलतियों को दोहराते जाएं। और जब तक हम माजी की गलतियों को कम से कम खुद उसको एनालाइज नहीं करेंगे, उसको देखेंगे नहीं, तो हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे? भाई साहब, क्योंकि आप खुद ज़ाहिर वज़ीर आज़म बने नवाज शरीफ साहब के डिस्क्वालीफाई होने के बाद, आप खुद भी समझते हैं कि आपकी अपनी पार्टी की भी गलतियां थी, वरना 2018 का इलेक्शन आपका था? देखिए, गलतियां इलेक्शन में, गलती सियासी जमात की हो नहीं सकती। सियासी जमात तो इलेक्शन लड़ने जाती है। हम तो अपने 5 साल के रिकॉर्ड पे खड़े थे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी ये कहता हूँ और हमेशा ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान की तारीख़ की बेहतरीन हुकूमत जो थी, ये 2013 से 2018 की मियाँ नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी, जिसने पाकिस्तान के बड़े बड़े मसाइल को हल किया, पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर डाल दिया। तो मैं किसी उसमें गलती का एतराफ़ नहीं कर सकता हूँ कि हमारी कोई ऐसी गलती नहीं थी। हम इलेक्शन में गए, जो कुछ इलेक्शन में हुआ वो तारीख़ का हिस्सा है, उसको देखने की ज़रूरत है कि उसकी क्यों कर ये मामलात हुए, ये कैसे किए गए, और इससे मुल्क का जो नुकसान हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है। ये बातें आप ट्रुथ कमीशन के सुपुर्द कर दें, इसमें किसी की हद तक मकसूद नहीं है, किसी को नीचे दिखाना मकसूद नहीं है, लेकिन कम से कम मुल्क की हक़ाइक़ तो अवाम के सामने आने चाहिए। अच्छा, अगर उससे पीछे जाएं, आपने कहा कि 2018 के इलेक्शन तक आप इत्तफाक नहीं करते कि आपकी हिकमत अमली की वजह से हारे, नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन उससे पहले हो जाती है, उसमें आप समझते हैं कि आपकी हिकमत अमली का कुछ फुकदान था? अगर ना करते ही नून लीग वो सब कुछ, तो ना होते डिस्क्वालीफाई और चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म बनते, जैसा कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं? नहीं, उसमें हमारा क्या कसूर है? मुझे को बता दे कि अगर आप, ये जुडिशरी इस बात पर तयशुदा मामला था कि अगर आपने डिस्क्वालीफाई करना है एक प्राइम मिनिस्टर को इस मामले पर कि उसने जब कागज़ जमा कराए तो उसने अपने बेटे की कंपनी से, जो उसने वीज़ा लेने के लिए उस कंपनी से एक डायरेक्टरशिप हासिल की थी और कंपनी बंद हो चुकी थी, तो वो पैसे जो नहीं लिए गए उनका एसेट बन गए और वो उन्हें डिक्लेयर नहीं किए, तो आपने उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। ये मंतक तो मेरी समझ से बाहर है। आज तो ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके असासों की तफसीलात मौजूद हैं, लेकिन वो 3 साल से बड़ी दीदा दलेली से हुकूमत का हिस्सा हैं। तो इंसाफ के तकाजे अगर पूरे नहीं होंगे, इंसाफ के दौरे मेयार होंगे, उसमें मुस्लिम लीग नून की क्या गलती है, उसमें नवाज शरीफ की क्या गलती है? साहब, फिर हमें ज़रा ऑब्जेक्टिवली इन सब मामलात को देखना पड़ेगा। तो भाई साहब, अगर फिर इलेक्शन से पहले एक जो कन्फ्यूजन आई बयानिए के हवाले से भी कि शहबाज शरीफ साहब ऑन ग्राउंड थे, कभी वो एयरपोर्ट नहीं पहुंचते थे, तो फिर क्या शहबाज शरीफ साहब जिम्मेदार हैं कि जो आपका वोटर सपोर्टर कंफ्यूज हुआ? अगर एक बयानिए के साथ जाते, शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े होते, तो क्या फिर आपका बेहतर चांस था? नहीं, हम तो ये समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब भी नवाज शरीफ साहब के साथ ही खड़े थे और खड़े हैं। नवाज शरीफ साहब ने तो अपना हक अदा कर दिया, मुल्क से बाहर थे, इलेक्शन की कैंपेन के ऐन वक्त में
उनकी तारीख पीछे कर कर उनको कन्विक्ट किया गया, और उस कन्विक्शन की जो हकीकत है वो भी पाकिस्तान पे यहाँ हो चुकी है। इसके बावजूद वो अपनी बेटी के साथ लंदन से यहाँ पर आए और जेल चले गए। उन्होंने अपनी कुर्बानी दे दी, उन्होंने अवाम को दिखा दिया कि पॉलिटिकल लीडर वो होता है जो मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़ा रहता है। वो खड़े हो गए पार्टी के साथ, लेकिन जो कुछ इलेक्शन में हुआ उसकी कोई वजह बता सकता है? उसकी हकीकत मुल्क के सामने आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए? ये तारीख का हिस्सा है, सब चीज़ें, ये चीज़ें हो चुकी हैं, अवाम के सामने रखना इनको ज़रूरी है। मगर भाई साहब, शहबाज शरीफ साहब कम से कम इस बात में जब वो इंटरव्यू देते हैं तो वो कहने कि भाई मेरी तो ये राय हमेशा से रही है, मेरी यही राय है। तो फिर इस वक्त गलती किसकी, अगर आपकी पार्टी में कंफ्यूजन है कि सदर बना दिया शहबाज शरीफ साहब को, जो कहते हैं मेरी तो यही राय है, मैं नहीं चाहता हम माजी में रहें, मैं समझता हूँ सबकी गलतियां हैं, आप माजी की अकाउंटेबिलिटी ना करें, आगे बढ़ें, मैं कन्फ्रंटेशन नहीं चाहता। अब सदर उनको बना दिया है, पार्टी के इंतजामी मामला उनके पास हैं, मगर पार्टी का बयानिया दे रही है मरियम नवाज साहिबा, आप भी बहुत अग्रेसिव बयानिया लेकर आगे चलते हैं। तो ये कन्फ्यूजन तो फिर नवाज शरीफ साहब ने फैलाई है कि पार्र्टी एक तरफ नहीं जा रही है, सदर वो हैं जो मुफाहमत चाहते हैं, बयानिया वो दे रही हैं जो मुजाहमत की बात कर रही हैं। मैं शहदेव साहब, मैं हैरान हूँ, ये बात हर रोज़ टीवी पर होती है। सियासत में ना मुफाहमत होती है ना मुजामत होती है। सियासत में असूल होते हैं, सियासत में आइन होता है। अगर आप मुझसे ये तवक्को रखें कि मैं आइन की बात ना करूं, मैं आइन को टूटते हुए देखूं, मैं आइन शिकनी देखूं और उसकी बात ना करूं, तो ये मुफाहमत का बयानिया तो ना हुआ। ये तो जिस मकसद के लिए अवाम हमें वोट देते हैं, मैंने वो पूरा ना किया। तो शहबाज शरीफ साहब ने कभी ये बात नहीं की, उन्होंने भी हमेशा आइन की बात की है, उन्होंने भी आइन के मुताबिक मुल्क को चलाने की बात की है। इसमें आप मुफाहमत समझ लें या मुजामत समझ लें, जो बात भी है, यहाँ कोई सख्त बयानिया नहीं है, कोई नरम बयानिया नहीं है। यहाँ तो एक बड़ा वाज़ेह बयानिया है कि हमने जो कुछ सीखा है माजी से, जो माजी का सबक है वो यही है कि जब तक आप मुल्क को आइन के मुताबिक नहीं चलाएंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो जहाँ भी हम खराबी देखेंगे, चाहे आइन इलेक्शन में टूटा हो, आइन उसके बाद टूटा हो, उससे पहले टूटा हो, यहाँ पर कानून की खिलाफवर्जी की गई हो, उस पर बात करना तो हमारा हक है, हमारी जिम्मेदारी है। कौमी असम्बली के मेंबर का आप हलफ देख लें, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं आइन का दिफा करूँगा। अगर वो दिफा करना मुज़ाहमत है फिर उसको मुज़ाहमत समझा जाए, अगर वो दिफा करना असूल की बात है तो असूल की बात समझी जाए। हम तो यही कह रहे हैं कि आपने ये फैसला करना है, इस मुल्क ने ये फैसला करना है कि हमने इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाना है या आइन तोड़ कर चलाना है। ये फैसला आज हमारे पास है। मगर इसमें शहबाज साहब भी आइन के रास्ते पर हैं। वैसे मगर जो बातें नवाज शरीफ साहब करते हैं, और जाहिर है वो इदारों के किरदार पर, इदारों के सरबराहों के किरदार पर 2018 के इलेक्शन में भी जो बात करते हैं, आप लोग उनको, उन सारी बातों को पॉलिसी स्टेटमेंट के तौर पर लेते हैं, मगर शहबाज शरीफ साहब उसको एक इमोशनल स्टेटमेंट के तौर पर ले रहे हैं। वो कहते हैं नवाज शरीफ साहब भी इंसान है, उन्हें भी गुस्सा आ जाता है, और वो फिर मवाजना कर रहे हैं कि इमरान खान तो इससे भी ज़्यादा संगीन बातें करते थे इदारों के किरदार पर। अब नवाज शरीफ साहब जो बात कर रहे हैं वो शहबाज शरीफ के लिए एक इमोशनल स्टेटमेंट है, आप लोगों के लिए एक पॉलिसी स्टेटमेंट है, तो पार्टी में कन्फ्यूजन तो रहेगी। नहीं, ये कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं होता। शहबाज साहब से एक सवाल किया गया कि नवाज शरीफ साहब ने फ़ौज के बारे में बात की है, उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया इस पैराई में कि जो कुछ इमरान खान साहब भी कहते रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ने कभी फ़ौज के बारे में बात नहीं की। उन्होंने इलेक्शन के हवाले से ये जिक्र किया कि जनाब ये ज़िम्मेदारी आपकी बनती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इन कन्फ्यूजन को दूर करने का वाहिद रास्ता है कि हम इस मुल्क में एक ट्रूथ कमीशन कायम कर दें। अब आप किताबें देखें, यहाँ पर ISI के सरबराह किताबें लिख रहे हैं, फ़ौज के सरबराह किताबें लिख रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, और वो ख़ुद बता रहे हैं वो हक़ाइक़ जो अवाम के सामने नहीं है। तो कन्फ्यूजन तो वहाँ से पैदा होता है। नवाज शरीफ साहब सिर्फ एक बात करते हैं, पार्टी की सिर्फ एक बयानिया है, एक ही पॉलिसी स्टेटमेंट है कि मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक चलना चाहिए, हर इदारे को अपनी आइनी हदूद में रहकर काम करना चाहिए। इससे आगे कोई बात नहीं है, ना किसी इदारे से मुखालफत है, ना किसी शख्स से मुखालफत है। लेकिन अगर आइन हम टूटता हुआ देखें, आइन शिकनी देखें, तो उसकी बात करना हम पर लाजिम है। अब भाई साहब, आपने ज़ाहिर साल साल इलेक्शंस लड़े हैं, बहुत सारे इलेक्शंस लड़े हैं मज़ाहमती बयानिए के साथ, और इसी बयानी के साथ जो आप बात कर रहे हैं, आप 2018 के इलेक्शन में गए, इसी के साथ आप 2023 के इलेक्शन में जाके इलेक्शन जीत सकते हैं, या आपका इंतखाबी बयानिया कुछ और होगा तो आप इलेक्शन जीत पाएंगे, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए, पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ में इंतखाबी सियासत के माजी को देखते हुए? देखिए, आपने जवाब खुद दे दिया ना। फैसला अगर आप आवाम पे छोड़ेंगे तो इलेक्शन बड़ा क्लियर है,
फैसले अगर हमने आइन तोड़कर फैसले खुद करने हैं, बंद कमरों में सीटों के फैसले होने हैं और हुकूमतों के फैसले होने हैं, तो फिर वोट को इज़्ज़त तो ना हुई, फिर अवाम की राय का एहतराम तो ना हुआ, और फिर मुल्क तरक्की कैसे करेगा? तो मैं हमने माजी से सबक तो हासिल ना किया। एक सबक माजी का बड़ा, मुझे कम से कम बड़ा वाज़ेह है कि अगर हम इलेक्शन चोरी करते रहे, हमारा मुल्क ज़वाल पज़ीर रहेगा। वैसे अगर आप इलेक्शन क्या जीत पाएंगे 2023 का? इलेक्शन जीतने के लिए एक तासुर भी होता है कि जी हम इलेक्शन जीतने जा रहे हैं, ये तासुर। अभी तो आपका तासुर ये है कि हम इलेक्शन जीत रहे होते हैं मगर धांधली से हमसे इलेक्शन जीत लिया जाता है। तो इस तासुर के साथ आप इलेक्शन जीत सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन में तासुर दिया जाता है कि हम इलेक्शन जीत सकते हैं। जी, ये तासुर कायम करना ही इलेक्शन में धांधली होती है। मैं यही बात कर रहा हूँ कि अगर आपने अवाम को उनकी राय का एहतराम करना है तो फिर उनको खुलकर अपनी आज़ादाना इलेक्शन का मौका दें। अगर उसमें इंटरफियर करेंगे, इलेक्शन की धांधली इलेक्शन वाले दिन नहीं होती, वो पहले से शुरू की जाती है, उससे अवाम की राय की नफ़ी की जाती है। यही हमने सबक हासिल अगर नहीं किया तो फिर अब वही होगा। मैं तो बड़ा मुतमईन हूँ कि हम कम से कम हक़ के रास्ते पर हैं, हम तारीख़ के सही सिमत पर हैं और हमने यही रास्ता रखना है। इसमें आइन पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, कानून पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, इलेक्शन में धांधली पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। ये हमारा बयानिया है। अगर इससे इख्तलाफ है तो फिर मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। और भाई साहब, हमारे साथ कायरा साहब मौजूद थे पिछले दिनों। उन्होंने कहा कि अभी भी हम नून लीग के साथ मिलकर तैयार हैं, पंजाब हुकूमत को भी गिराया जा सकता है। अगर ये जो पीडीएम का ओरिजिनल मैनिफेस्टो था उस पर नून लीग तैयार हो जाए, आप हैं तैयार अपोजिशन के इस इत्तेहाद के लिए, या जो होना था वो गुजर गया? अपोजिशन के इत्तेहाद आज भी मौजूद है। कायरा साहब को ये इल्म नहीं है कि इस मुल्क में जो तरीका है आइन के अंदर अदम एतमाद का, वो सिर्फ उस मुल्क में मुमकिन है जिसका निज़ाम आइन के मुताबिक चल रहा हो। तो हम भी यही कह रहे हैं, हम कोई डील कर कर, कोई असूलों से हट कर इक़्तिदार में नहीं आना चाहते। हमारा उससे कोई वास्ता नहीं है, क्योंकि वो तो ख़राबी का हिस्सा बनने वाली बात है। हम खराबी का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तो इसलिए अगर मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक होगा तो आज वफाक में भी अदम एतमाद हो सकता है और सूबे में भी हो सकता है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर जो निज़ाम है, जो हमने बारहा जीबी के इलेक्शन में देखा, जो अभी कश्मीर के इलेक्शन में देखा, दीगर बाई इलेक्शन में देखा है कि मुल्क का निज़ाम तो आइन के मुताबिक नहीं है, इन चीज़ों में मुदाखलत है। तो अगर अदम एतमाद भी आप करने जाएंगे, वहाँ मुदाखलत होगी, तो अदम एतमाद कैसे होंगे? इसलिए हमें कम से कम इस बात का एतराफ़ करना पड़ेगा कि जब तक मुल्क का निज़ाम आइन के मुताबिक नहीं होगा, ये मामला नहीं आगे बढ़ सकता। अब भाई साहब, इस बयानी के साथ में फिर जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है उसमें कि जी अगर मुदाखलत नहीं होगी तो हम जीत जाएंगे, अगर नून लीग इस बयानी के साथ जाएगी तो क्या आप अपने वोटर सपोर्टर को निकाल पाएंगे, या उसको डिसहार्ड कर रहे हैं आप कि भाई फ़ायदा नहीं है वोट डालने जाने का, क्योंकि ये तो हम इलेक्शन जीत ही नहीं सकते हैं, ये तो पार्टी खुद कह रही है? नहीं, पार्टी ये बिल्कुल नहीं कह रही। पार्टी ये कह रही है कि जब तक इस मुल्क के इलेक्शन में अवाम की राय का एहतराम नहीं होगा, मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। फैसला अवाम के पास होना चाहिए, वरना वोट देने का मकसद क्या है? अगर हमने फैसले बंद कमरों में कर देने हैं, हमने प्री डिसाइड करना है कौन सी हुकूमत आएगी, कौन बनेगा, तो फिर तो अवाम की राय की नफ़ी तो वैसे ही होगी ना, फिर अवाम बेचारे क्या करेंगे? लेकिन उसका जो मकसद है इलेक्शन का, वो फोत हो जाता है। जो मुल्क का नुकसान होता है वो आपके सामने है। आज आप पिछले 3 सालों को देख लें, हर पैमाने पर हमारा मुल्क पीछे चला गया है। हमें इस बात का एहसास नहीं है। हमने कभी अपनी गिरबान में नहीं देखा कि जो कुछ इलेक्शन में हुआ उसके असरात मुल्क पर क्या हुए हैं। इसकी जिम्मेदारी किसी के पास है? मगर भाई साहब, 2013 का इलेक्शन भी तो आप लोग जीते थे, फिर वो कैसे जीते थे? मैं यही कह रहा हूँ, ट्रूथ कमीशन में बता दें कि 2013 के इलेक्शन में क्या हुआ, 2008 में क्या हुआ, 2002 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ। आप पूरी तारीख देख लें, ये हकायक आपके सामने आ जाएंगे। आपके सामने मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पर साबका फौज के सरबराह कह रहे हैं, ISI के सरबराह कह रहे हैं, बहुत सी बातें वो बता रहे हैं, बहुत सी बातें दीगर लोगों को इल्म है। तो अगर आपने माजी में जाना है तो वो बिल्कुल जाना चाहिए, लेकिन इस हद तक कि हकायक सामने आए तो ट्रूथ कमीशन बना दें। हमारे मुल्क की आज एक ज़रूरत है कि ट्रूथ कमीशन हो जिसमें हकायक सामने आए, और उससे मुस्तकबिल में भी ये जो इस किस्म के काम होते हैं उनको रोकने में आसानी होगी।
लोगों को खुद एहसास होगा कि एक ना एक दिन मेरा कम अज़ कम अगर मुझे को सज़ा ना दे सके, मुझे पूछेगा ज़रूर, तारीख़ में लिखा जाएगा कि फ़लाने आदमी के दौर में फ़लाने आदमी ने ये किया, उसने किस तरह मामलात ख़राब किए। ये ज़िम्मेदारी तो कम अज़ कम तारीख़ का हिस्सा बन जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने सुनी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, इस पर तज्ज़िया मालूम करते हैं। कल इंटरव्यू किया था सलीम साफ़ी साहब ने, उनका अपना तज्ज़िया क्या है, ऑन रिकॉर्ड तो जो बातें की शहबाज शरीफ साहब ने बतौर सीनियर साफ़ी, उनका क्या ऑब्जर्वेशन है। फाज़ हुसैन साहब भी मौजूद है हमारे साथ, सीनियर साफ़ी और तज्ज़ियाकार, वो इस मामले पर लिखते रहे, बात करते रहे, उनसे भी बात करते हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। साफ़ी साहब, कल आपने इंटरव्यू किया, अब जाहिर है नून लीग के सारे ही रहनुमा ये कहते हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं है, कोई मामला नहीं है, कोई नाराज़ी नहीं है, मगर बतौर सीनियर सहाफ़ी आपका तज्ज़िया क्या है? बाकायदा तौर पर नाराज़ी और कन्फ्यूजन है या नहीं है? देखिए, इख्तलाफ है बयानिए का, और ये आज से नहीं है। शहबाज शरीफ साहब आज से 5 साल पहले भी ये कहते रहे, आज से 2 साल पहले भी ये कहते रहे, इलेक्शन से पहले भी ये कहते रहे, और आज भी वो कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ के आप पाकिस्तान में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। अच्छा, फिर उनका अलमिया ये है कि वो अपने भाई को और अपनी भतीजे को इस मामले पे अपना हमनवा नहीं बना सकते, और दूसरा वो दोनों मियां शहबाज शरीफ को अपना हमनवा नहीं बना सकते। और फिर ये भी है कि ये जो रिसेंट आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन या सियालकोट का हुआ है, तो वो शहबाज शरीफ साहब अपने बयानिए के लिए एक दलील के तौर पर पेश करते हैं कि भाई जलसे भी आपके बड़े हों, पॉपुलर सपोर्ट भी आपका ज़्यादा हो, लेकिन फिर भी आपके साथ यही होता है, साथ नैब का इस्तेमाल, केसेस की चीज़ें, ये सारी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने भी आज एक लिहाज से अपने उस बयानिए को दोहराया है, लेकिन साथ उस इंटरव्यू में भी ये था, खलवत में भी जब उनसे कल मेरी 1 घंटा 1.5 गपशप हुई, उसमें भी यही था कि वो अपने भाई को न डच करने के लिए तैयार हैं, न छोड़ने के लिए तैयार है। ये तो अलमिया है शहबाज शरीफ साहब का, जिससे इस वक्त 2-4 है। लेकिन मेरे ख़्याल में कन्फ्यूजन नवाज़ शरीफ साहब के हाँ भी बहुत है। क्यों? इसलिए कि एक तरफ वो इस इनकलाबी बयानिए के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को पार्टी सदर किसने बनाया है? उन्होंने बनाया है। हमजा शहबाज को अपोजिशन लीडर किसने बनाया है? उन्होंने बनाया है। ये जो वक्तन फ़वक्तन फिर वो शहबाज शरीफ साहब को मैदान में ले आते हैं, मरियम साहबा खामोश हो जाती है, तो ये काम भी नवाज़ शरीफ की इजाज़त से होता है। मुझे नहीं लगता कि इस बयानिए के शदीद इख्तलाफ के बावजूद भी शहबाज शरीफ साहब कोई भी कदम नवाज़ शरीफ की मर्ज़ी के बग़ैर नहीं उठाते। तो ज़्यादा अलमिये से 2-4 और आजमाइश से 2-4 शहबाज शरीफ हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में ज़्यादा कन्फ्यूजन जो है वो नवाज़ शरीफ साहब के हाँ हैं। फौजन साहब, आप क्या समझते हैं? ज़ाहिर है आपका भी ये तज्जिया रहा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस वक्त है, उसका नुकसान भी हो रहा है नून लीग को, मगर क्या उसकी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी शहबाज शरीफ पर है कि वो नवाज शरीफ के बयानी के साथ उस तरह नहीं खड़े होते और पार्टी के सदर हैं? नवाज शरीफ ने ये सारा का सारा काम किया है कि क्राउड पुलर उनकी बेटी हैं, मगर इंतजामी मामला शहबाज शरीफ साहब के पास हैं, उन्होंने ही बनाया सदर, लीडर ऑफ दी अपोजिशन भी हमजा को उन्होंने बनाया, तो ये कन्फ्यूजन वो फैला रहे हैं और मामला को बढ़ने दे रहे हैं। देखिए शाहजेब, सलीम साफ़ी साहब की बात जो है वो उसमें वजन है, क्योंकि मामला ये बात तो बिल्कुल यानी इसमें कोई दो राय नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने भाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। और ये जो शेख रशीद साहब या दीगर लोग जो ये कहते हैं कि जी नून में से शीन निकल आएगी वगैरह, ये नहीं होने जा रहा। ये बात बिल्कुल क्लियर है। और आपने देखा कि साफ़ी साहब के इंटरव्यू में शहबाज शरीफ साहब ने एक बार फिर ये बताया था कि कितनी बार उनको ऑफर्स हुई हैं लेकिन वो इससे नहीं हिले। लेकिन उसके साथ साथ ये जो उनका बयानिया है, उनका जो रवैया है और उनकी जो सोच है, ये कोई नई नहीं है, पुरानी है। और उनके बड़े भाई को अपने छोटे भाई की सोच का शुरू से इल्म है, तो उनके लिए भी कोई सरप्राइज नहीं है। इशू असल में मेरे ख्याल में इस टाइम जो प्रॉब्लम है वो ये नहीं है कि मुस्लिम लीग नून में 2 बयानिए हैं। इशू ये है कि उन 2 बयानियों की बुनियाद पर मुस्लिम लीग नून की पॉलिसी जो है वो वाज़ेह नहीं हो पा रही। और पॉलिसी किसने वाज़ेह करनी है? वो जाहिर बात है जो मुस्लिम लीग नून के जो कायद हैं, मियां नवाज शरीफ है, उन्होंने करनी है। अब एक जमाने में तो ये मंतक थी कि जी ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, जब जरूरत पड़ती है तो मुफाहमत पे आ जाते हैं, जब जरूरत पड़ती है तो मुज़ाहमत में आ जाते हैं। लेकिन उसके नतीजे में 3 साल बाद अगर हम देखें कि मुस्लिम लीग नून को फायदा क्या हुआ,
तो हमें नजर ये आता है शाहजेब साहब के फायदा उस तरीके का नहीं हुआ जितना शायद वो पार्टी सोच रही थी। चुनाचे अब ये वक्त आ गया है कि उन्हें ये फैसला करना पड़ेगा कि इन दो बयानियों को अपनी जमात के अंदर रखते हुए पॉलिसी क्या होनी, पॉलिसी को क्लियर करेंगे, वरना इनको मुझे लगता ये है कि कीमत इसकी अदा करनी पड़ेगी। मगर साफी साहब, पॉलिसी किस सतह पर क्लियर होनी चाहिए और किस सिमत में क्लियर होनी चाहिए? इस सिमत में कि जी नवाज शरीफ साहब का बयानिया है तो वही इनका अब इलेक्शन बयानिया 2023 के लिए भी हो सकता है और फतह हो सकती है, या फिर अब वो जो मामला था मज़ाहमती बयानिए का वो अब ख़त्म हो चुका है, इंतखाबी बयानिया देना चाहिए और शहबाज शरीफ साहब के हक में वो होना चाहिए जो वो कह रहे हैं? किस सिमत में ये कन्फ्यूजन ख़त्म होनी चाहिए, शहबाज शरीफ साहब के बयानिए की सिमत में या नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा के बयानिए की सिमत में, आपके ख्याल में पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको देखते हुए? देखिए, जो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसकी बुनियाद पे तो हम जब इनकी हुकूमत भी थी तो उसका ये लोग बहुत बुरा मनाते थे मरियम नवाज साहबा का कैंप, लेकिन मुस्लिम लीग नून के सेकंड टियर की साख्त को अगर आप देखें, फिर उनके वर्कर के मिजाज को अगर आप देखें, तो किसी ज़माने में तो ये मुस्लिम लीग नून जो थी ये उस वक़्त की 80 की और 90 की PTI थी। तो एक तो अपने साख्त के लिहाज से भी ये वोटर इनके पास हैं, लेकिन ये मुज़ाहिमत करने वाली पार्टी नहीं बनी है। तो आप जब कोई लड़ाई छेड़ते हैं तो आप अपने साथ अपने वर्कर्स को भी और उनके मिजाज को और उनकी सलाहियत को और सेकंड और थर्ड टियर को भी देखते हैं। अभी भी मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है वो बहसीत मजमूई वो मुज़ाहिमत वाली सियासत नहीं कर सकती। ठीक है, मरियम नवाज साहबा अवाम में पजीराई यकीनन उस नैरेटिव को मिलती है, वो तो आप देखें तो मंजूर पश्तून के गिर्द भी लोग कितने जमा हो जाते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ है और फिर मुस्लिम लीग नून का जो साख्त है उसको देखते हुए मेरे ख्याल में ये उसी तरह की मुज़ाहिमत करने वाली पार्टी नहीं है। फिर जो कन्फ्यूजन, वो फ़हद साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि वो नवाज़ शरीफ साहब को दूर करना होगा, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब ही बाज़ औक़ात, मसलन आप देखें कि बिफ़ोर इलेक्शन ये ऑफ़र बिल्कुल थी, कल उसमें मुरव्वत की वजह से तो शहबाज शरीफ साहब ने वो वाली बात नहीं की, लेकिन इस सेटअप में भी ये ऑफ़र थी कि शहबाज शरीफ साहब आगे आ जाएँ और मियां साहब पीछे हट जाएँ तो वो काबिल कबूल हैं। लेकिन उस वक़्त उन्होंने GT रोड वाला ऑप्शन अपना लिया। फिर इलेक्शन के बाद आपने देखा कि एक लंबे अरसे तक फिर मरियम साहबा भी खामोश हो गई और नवाज शरीफ साहब भी पीछे हट गए। उसके बाद ये सब कुछ शहबाज शरीफ साहब अगर कर रहे थे तो वो तो उनकी इजाज़त से कर रहे थे, यानी उनके बयानिए को प्रिवेल करने दिया गया। उसके बाद फिर इनकलाबी बयानिया शुरू हो गया। फिर जब शहबाज शरीफ साहब उसमें एम्बेरस हो जाते हैं और फिर जब वो जेल वगैरह, अब क्या नवाज शरीफ साहब का जेल से निकलना, ये सारी चीज़ें क्या हम नहीं जानते कि ये वो शहबाज शरीफ साहब के बयानिए या एफ़र्ट्स का नतीजा होती हैं और ये इजाज़त उनको दी जाती है उनकी तरफ से। अभी भी आप देख ले तो शहबाज शरीफ साहब मेरे ख्याल में अपने उसमें कांस्टेंट है, वो पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ की बात करते हैं, वो अपनी पार्टी साख्त की बात करते हैं, वो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट की ताकत की बात करते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब की तरफ से कभी एक इशारा मिलता है कुछ अरसे के लिए और कुछ अरसे के लिए दूसरा इशारा मिलता है। यकीनन वो पॉपुलर नैरेटिव है, यकीनन मरियम नवाज साहबा इस बयानिए की वजह से क्राउड पुलर बनी हुई है, लेकिन फिर उनको या तो ये करना चाहिए कि ये जो शहबाज शरीफ साहब वाला बयानिया है इसका दरवाज़ा बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। फिर शहबाज शरीफ साहब की जगह उसी तरह के इनकलाबियों को या परवेज़ रशीद साहब को या फिर इरफान सिद्दीकी साहब को सदारत भी दे दें, फिर आप सेकंड टियर भी और पार्टी लीडरशिप भी उन लोगों के हाथ में दे दें और फिर ये राब्ते और जोड़ तोड़ और इसका ये सिलसिला फिर इनको ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर शहबाज शरीफ साहब के बयानिए को वो मौका देना चाहते हैं तो फिर जो बयानात होते हैं, जो इक़दामात होते हैं, जिसकी वजह से फिर दूसरी पार्टी तेश में आ जाती है और उसकी वजह से फिर जेलें भी होती हैं, नैब भी होता है और इलेक्शन ये रिजल्ट भी, तो फिर ये कन्फ्यूजन नवाज शरीफ के हाथ में है और ये वो दूर कर सकते हैं। और फाउजी साहब, जैसे शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि 2018 में अगर हमारी हिकमत अमली ठीक होती, उन्होंने किसी को इल्ज़ाम नहीं दिया, हालांकि नवाज शरीफ और मरियम नवाज से इल्ज़ाम देते हैं दूसरे पार्टी के रहनुमा, अगर हमारी हिकमत अमली ठीक होती तो हम जीत जाते 2018 का इलेक्शन। उन्होंने तो ये तक कह दिया नवाज शरीफ चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म होते। अब अगर आगे 2023 की तरफ देखना है
तो पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए जो आप कहते हैं कि कन्फ्यूजन ख़त्म करनी चाहिए, वो किस सिमत में आपके ख्याल में ख़त्म होनी चाहिए? ये जो मज़ाहमती बयानिया है, इनका इंतखाबी बयानिया बन जाए तो जीत सकते हैं, या फिर वो हो गया, अब आगे अगर इन इंतखाबात जीतने हैं तो इन्हें एक अलग ही पोस्चर देना होगा और एक अलग सिमत में जाना होगा? आप दुरुस्त कह रहे हैं शाहजेब साहब। देखिए, जो 2018 के हवाले से जो शहबाज शरीफ साहब ने सलीम साफी साहब के इंटरव्यू में जो जिक्र किया, वो यानी उन खबरों से मैं भी काफ़ी हद तक मुझे इल्म है कि वो क्या क्या हुआ था। और शहबाज साहब जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, काफ़ी मूव इस तरीके से चल रही थी, लेकिन उस वक्त PMLN के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने जो ये नहीं चाहते थे कि कुछ हद तक अकोमोडेशन हो और बीच में से कुछ एक रास्ता निकाला जाए, चुनाचे फिर वो नहीं हुआ और बाकी जो है वो फिर हमें मालूम है कि किस तरीके से मामला जो है वो आगे चले। अब जो जिस तरह आपने जिक्र किया, अब फिर इलेक्शन 2 साल दूर रह गए और मुस्लिम लीग में, नून में बहुत सारे ऐसे लोग हैं वो जो ये समझते हैं कि इस बार फिर शायद मुस्लिम लीग नून वही गलती ना करे जो उन्होंने 2018 में की थी, यानी कि जो इलेक्शंस हैं उसको यानी बिल्कुल उसमें जो एक फैक्टर है एस्टैब्लिशमेंट का और दूसरे फैक्टर है पॉपुलर वोट का और तीसरा फैक्टर है कि उस वक्त हवा क्या चल रही है और चौथा फैक्टर ये है कि आपके हलकों में जो है वो वोटर का सेंटिमेंट क्या है, इन सब को लेकर चलना है। देखिए, ये जो अभी बात हो रही थी कि जी मुस्लिम लीग नून एक पॉपुलर पार्टी बन गई है और एक मुजाहिमत बयानी से उसको बहुत ज्यादा एक रद्द-ए-अमल मिल रहा है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन अगर सिर्फ पॉपुलैरिटी और बड़े जलसे करने से आप इलेक्शन जीते तो शायद इमरान खान साहब 2013 में इलेक्शन जीत चुके होते। इलेक्शन जीतने के लिए आपको और बहुत कुछ करने की जरूरत है। अभी जो अलमिया है PMLN का, मुझे लग रहा है वो ये है कि वो शायद अपने पॉपुलैरिटी फैक्टर को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, देनी चाहिए, लेकिन जो दूसरे मामलात हैं जिनमें एस्टैब्लिशमेंट का रोल भी शामिल है उसको वो बिल्कुल उस तरह की अहमियत नहीं दे पा रहे। अगर इन्होंने थोड़ा सा मजीद अपनी जो स्ट्रैटेजी है उसको मजीद इंक्लूसिव ना किया और बिल्कुल पॉपुलैरिटी का जो रास्ता है उसको पकड़कर चलते रहे और लड़ाई झगड़े में पड़े रहे, तो फिर ऐन मुमकिन है कि इनसे वही गलती हो जाए जो कि शायद 2018 में इनसे हुई। बहुत शुक्रिया तज़िया, आपने सुना, पॉलिटिकल ओपिनियन भी आपने सुना, एनालिस्ट की राय भी आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, आप पर बात करते हैं। सिंध हुकूमत के लॉकडाउन के बाद वफाकी हुकूमत ने भी कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए पाबंदियों में नरमी खत्म कर दी है और कई शहरों में तकरीबन 1 महीने तक दोबारा से सख्त बंदिशें लगाने का फैसला किया है। वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक कल से पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के कोरोना वायरस से ज्यादा मुतासरा शहरों में मार्केटें रात 10 बजे के बजाय 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते में 1 दिन के बजाय 2 दिन छुट्टी होगी, लेकिन यह इख्तियार सुबह को हासिल होगा कि वो हफ्ते के 2 दिन कौन से हैं जिनको सेफ डेज करार दिया जाएगा। इसी तरह रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी लगा दी गई है, जबकि रात 12 बजे के बजाय 10 बजे तक रेस्टोरेंट्स के बाहर बैठकर खाना खाने की इजाज़त होगी। ताहम टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाज़त 24 घंटे तक होगी। शादियों में सिर्फ 400 लोग शरीक हो सकेंगे। दफातर में सिर्फ 50% मुलाजमीन को आने की इजाज़त होगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 70% की बजाय 50% गुंजाइश पर चलाने का फैसला किया गया है। जिन शहरों में इन पाबंदियों का इतलाक होगा उनमें इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद, पेशावर, एबटाबाद, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर और गिलगित और स्कर्दू शामिल हैं। मगर कराची और हैदराबाद में वफाकी हुकूमत की पाबंदियों का इतलाक उस सूरत में होगा कि अगर सूबाई हुकूमत 8 अगस्त के बाद लॉकडाउन में मजीद तोसी नहीं करती। वफाकी वजीर और सरबराह NCOC असद उमर ने नई बंदिशों की वजूहात बताते हुए कहा कि पिछले 1 हफ्ते के दौरान वबा के फैलाव में तेजी देखी गई है। अस्पतालों में आने वाले मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। हुकूमत की तशवीश बढ़ रही है क्योंकि मुल्क में पिछले 3 दिन से मुसलसल मस्बत केसेस की शरह 8% से जायद रिपोर्ट हो रही है और रोजाना तकरीबन 5000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। खासतौर पर कराची में मस्बत केसेस की शरह 20% से नीचे नहीं आ रही है। सूबाई महकमा सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भी मस्बत केसेस की शरह 22.7% रही। इसी तरह मुल्क भर में मजमूई तौर पर इस वक्त सूरत हाल तशवीशनाक है। NCOC के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में मस्बत केसेस की शरह 8.6% रही। 4858 अफराद में कोरोना वायरस की तशखीस हुई। दूसरी जानिब सिंध में आज लॉकडाउन का तीसरा दिन है और अच्छी खबर यह है कि वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद में अब मुसलसल इजाफा हो रहा है। सूबाई हुकूमत के मुताबिक 1 अगस्त को सिंध भर में 2,11,000 से ज्यादा अफराद को वैक्सीन लगवाई गई। खासतौर पर कराची में सूरत हाल यह है कि वैक्सीनेशन सेंटर्स में रश लगा हुआ है, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए तवील इंतजार करना पड़ रहा है। सिंध हुकूमत ने वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश कम करने के लिए कराची में 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स को 24 घंटे खुला रखने का फैसला किया है, मगर इंतजामात को बेहतर करने की जरूरत है। हमारे नुमाइंदे मुख्तलिफ वैक्सीनेशन सेंटर्स का अहवाल बता रहे हैं।
JPMC में कल से जो है वो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कल तक वैक्सीन लगती रही है, लेकिन अब हुकूमत ने 24 घंटे इस सेंटर को कर दिया है, तो इससे उम्मीद है कि लोगों को यहाँ बड़ी सहूलत मैसर आएगी। रश बहुत ज़्यादा लगे, मैं सुबह से तकरीबन 5-6 सेंटरों पे घूम चुका हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा रश है। हम लोग तो अभी आए हैं, अभी देख रहे हैं यहाँ पे लाइनें तो बहुत लंबी लगी हुई हैं। टाइम तो बहुत लग रहा है, काफ़ी देर से खड़े हैं सर। ये दिन को आप इधर आके रश देख लो तो 3-3 हज़ार के लेन लगे हुए, तो काफ़ी देर हो गई, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। फारुक दीना हॉल के बाहर से मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। जब शहरी यहाँ पर लॉकडाउन की तमाम तर सख्तियों को अबूर करते हुए पहुँचते हैं तो उनका इम्तिहान ख़त्म नहीं होता बल्कि शुरू होता है, क्योंकि इस गेट से अंदर जाने के लिए भी एक कतार है। सुबह से लोग यहाँ मौजूद हैं, वैक्सीन कंप्लीट नहीं की इन्होंने उसकी। बोला 4 बजे मिलेगा, 4 बजे आया, बोला 6 बजे मिलेगा, अब इन्होंने कहा 8 बजे देंगे। हम लोग चौथे चक्कर में आ रहे हैं, बाइक लेके बाइक उठा के ले जा रहे हैं, मोबाइल में डाल के। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, एक टाइम लिख के लगाते भाई ये टाइम से ये टाइम टोकन। इंतजाम कोई नजर नहीं आ रहा है। ये चौथा चक्कर है मेरा, ये लाइन भी मैंने अंदर बात करवा के लगवाई है। बाहर हुजूम बहुत हो गया था। सुबह 8 बजे से आए मैं, और इनका टाइम ही खत्म नहीं होता। कभी बोलते हैं कि 1:30 बजे आ जाओ जब नंबर मिलेगा, अभी आके बैठे हैं तो फिर बोल रहे हैं कि अभी नंबर खत्म। मतलब अपनी दिहाड़ी भी खराब कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठे में। सुबह 8 बजे आए, फिर मना किया, फिर 12 बजे आए, अभी आके नंबर आया। आज भी एक्सपो सेंटर में वैक्सीनेशन के लिए आने वालों की तवील कतारें लगी हुई हैं। लोग लाइनों में लगकर अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं और उसके बाद फिर उनका नंबर आता है। लेकिन अब क्योंकि तकरीबन कराची में 12 ऐसे वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं जो 24 घंटे फ़ाल हैं। सिंध में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान तकरीबन 2 लाख से ज़ायद अफराद ने वैक्सीनेशन कराई है, जिनमें से 1,82,000 अफराद वो हैं जिन्होंने पहली डोज ली है। लोगों का कहना था कि हम वैक्सीनेशन इसलिए करा रहे हैं कहीं हमारी सिम बंद ना हो जाए, कहीं हमारा बैंक अकाउंट बंद ना हो जाए, या फिर कहीं हमारा ID कार्ड ब्लॉक ना हो जाए। सुबह हम 4 बजे आए हैं, अभी करवा के जा रहे हैं। अंदर बड़ा रश है। वैक्सीन लगाने में कम से कम जो है ना 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि बाहर इतनी लंबी लाइन है और एक एक करके बंदा अंदर जाता है। लेकिन अंदर का अमरा जो है ना मैंने थोड़ा सा सुस्त पाया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी पेमरा की कारकर्दगी पर एक बार फिर सवालात उठ रहे हैं। ये सवाल पैदा हो रहा है कि इस इदारे का असल काम क्या है। क्या अथॉरिटी अपना काम सही तरीके से अंजाम दे रही है, या फिर मुख्तलिफ बहानों से मीडिया के इदारों और वर्कर्स को तंग करना और दबाव में रखना ही इसका काम रह गया है। पेमरा की वेबसाइट के मुताबिक अथॉरिटी पाकिस्तान में तमाम ब्रॉडकास्ट मीडिया और डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज के क़याम और ऑपरेशन को आसान बनाने और रेगुलेट करने की जिम्मेदार है। उसूली तौर पर यह एक ऐसा आज़ाद इदारा है जिस पर हुकूमत का कोई असर वसूख नहीं होना चाहिए। और तहरीक इंसाफ ने तो अपने मंशूर में लिखा था कि पेमरा को खुद मुख्तार बनाया जाएगा ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आज़ादी को निशाना बनाने के लिए किसी भी हुकूमत के हाथ में एक सियासी आला ना बन जाए। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में ही पेमरा की कारकर्दगी इस उसूल के बिल्कुल बरक्स साबित हुई है। कभी ज़राए से खबरें चलाने पर पाबंदी, कभी एंकर्स और तज्जियाकारों के दूसरे चैनल्स पर जाने पर पाबंदी, और कभी आज़ादाना रिपोर्टिंग करने वाले चैनल्स को वार्निंग्स, नोटिस, जुर्माने और धमकियाँ, और कभी नैब से मुताल्लिक बात करने पर बगावत का नोटिस। और अब पेमरा का एक और अनोखा डायरेक्टिव सामने आया है। इस्लामाबाद के चंद इलाकों में 28 जुलाई को शदीद बारिश हुई। चंद घंटों के अंदर अंदर 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। सेक्टर E11 में घर के अंदर पानी दाखिल हो गया और एक घर में पानी भर जाने के बाइस माँ और बच्चे की जान चली गई। दारुल हुकूमत की सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गई। लोग अपनी मदद आप के तहत पानी घरों से निकालते रहे। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सड़कों पर बहती रहीं। जो हुआ वो मीडिया ने आवाम तक पहुँचा दिया, मगर इस पर भी पेमरा को एतराज़ है। पेमरा ने कुदरती आफात से मुतालिक रिपोर्टिंग पर 31 जुलाई को एक डायरेक्टिव जारी किया है, जिसके मुताबिक इंतहाई तशवीश के साथ ये मुशाहिदा किया गया है कि कुदरती आफात, बरसात और सैलाब से मुतालिक रिपोर्टिंग करते हुए न्यूज़ चैनल्स अपनी टीमों को फील्ड में भेजने के बजाय सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस पर भरोसा करते हैं। ऐसी वीडियोस ना सिर्फ मुतल्लिका शहरों में रहने वालों बल्कि शहर या मुल्क से बाहर रहने वाले उनके अजीज़ों में भी खौफ व हिरास पैदा कर देती हैं। नोटिस के मुताबिक इस्लामाबाद में हालिया अर्बन फ्लडिंग भी अफवाहों पर मबनी रिपोर्टिंग की एक मिसाल बनी। पेमरा के मुताबिक शहर में बारिश रुकते ही पानी उतर गया था, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों और सड़कों को पानी में डूबा हुआ दिखाकर नाजरीन में खौफ पैदा किया गया। पेमरा के मुताबिक नाजरीन इस गैर पेशा वराना तर्ज अमल पर टीवी चैनल्स और रेगुलेटर पर सोशल मीडिया के जरिए तनकीद कर रहे हैं। यानी जिस सोशल मीडिया को पेमरा न्यूज़ रिपोर्टिंग के लिए नाकाबिल एतबार करार दे रहा है, उसी सोशल मीडिया पर आने वाली मुबैना अवामी राय को बुनियाद बनाकर न्यूज़ चैनल्स को हिदायतनामा जारी कर दिया गया है। और यह भी नहीं बताया गया है कि कौन से चैनल ने कौन सी वीडियो गलत चलाई थी। बस इस्लामाबाद में ज़्यादा बारिश हुई और वफाकी हुकूमत पर तनकीद हुई और पूरे मीडिया को पेमरा का नोटिस आ गया। सवाल यह है कि जब इस्लामाबाद के घरों में पानी भरा हुआ था, सड़कों पर गाड़ियां बह रही थी, जो शख्स जहां था वहीं महसूर होकर रह गया था, एक खातून और एक बच्चे की पानी में डूबकर जान चली गई थी, तो मीडिया और क्या दिखाता? हुकूमत पर तनकीद ना होती तो और क्या होता? दिलचस्प बात यह है
कि पेमरा ने किसी चैनल पर नशर होने वाली किसी वीडियो को जाली या हकीकत के बरक्स करार नहीं दिया है, यानी तमाम वीडियोज उसी दिन और उसी शहर की थीं। इसके बावजूद पेमरा को रिपोर्टिंग के मयार पर एतराज़ है। क्या इसकी वजह यह है कि इस दफ़ा ये वाक़यात इस्लामाबाद में पेश आए? इससे कबल मुल्क के कई शहरों में शदीद बारिशें हो चुकी हैं। न्यूज़ चैनल्स ने इससे कहीं आगे बढ़कर रिपोर्टिंग की है। कराची के वाक़यात पर तो बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग की है, पेमरा का कोई नोटिस नहीं आया। सिंध के वज़ीर तालीम सईद गनी ने इस पर एक ट्वीट में हराम फुटेज और हलाल फुटेज के हैशटैग के साथ लिखा है कि लगता है पेमरा की प्रेस रिलीज तहरीक इंसाफ के तर्जुमान ने लिखी है। सिंध हुकूमत या पीपल्स पार्टी के खिलाफ चलने वाली खबरों पर पेमरा सो रहा होता है, मगर इस्लामाबाद की बारिशों पर चलने वाली सच्ची खबरों पर हुकूमती वजाहतें भी पेमरा दे रहा है। इससे पहले रवा साल अप्रैल में भी पेमरा एक एडवाइस जारी कर चुका है। 28 अप्रैल को जारी होने वाली इस एडवाइस में न्यूज़ चैनल्स को हिदायत की गई थी कि वह वफाकी काबीना से मुताल्लिक अपने ज़राए से खबरें ना चलाया करें। इस पर सवाल उठा कि पूरी दुनिया में सहाफ़ी ज़राए से खबरें देते हैं, पाकिस्तान में भी यही होता है, मगर इस हुकूमत के आने के बाद पेमरा ने यह अहकाम जारी कर दिए थे। इसके अलावा 27 अक्टूबर 2019 को पेमरा ने बाकायदा शोज़ की मेज़बानी करने वाले एंकर्स को अपने और दीगर चैनल्स के टॉक शोज़ में तज्ज़ियाकार की हैसियत से शिरकत पर पाबंदी लगा दी। साथ ही मेहमानों के इंतखाब में भी एहतियात की हिदायत कर दी। पेमरा ने अपने इस नोटिफिकेशन के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले का सहारा लेने की कोशिश की, मगर फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने चेयरमैन पेमरा को शो कॉज नोटिस जारी किया। उन्होंने एंकर्स पर पाबंदी के लिए अदालती हुक्म का गलत हवाला दिया और इसके बाद चेयरमैन पेमरा ने अदालत से माफ़ी मांगी थी कि वो पेमरा से जारी किसी हिदायत में मौजूद अदालत के नाम का गलत इस्तेमाल और उसे बदनाम करने का सोच भी नहीं सकते, इसलिए गैर मशरूत माफ़ी मांगते हैं और ख़ुद को इस मौजूद अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हैं। पेमरा तेज़ी से अपनी साख खो रहा है। इसे मीडिया की आज़ादी महदूद करने के आले के तौर पर नहीं, बल्कि एक आज़ाद रेगुलेटर की तरह काम करना चाहिए। हमने इस पर बात करने के लिए चेयरमैन पेमरा को दावत दी, मगर उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। जून में 6.3 अरब डॉलर्स की तारीख की बुलंदतरीन दरामदाद और 1.6 अरब डॉलर्स के करंट अकाउंट खसारे के बाद रुपया मुसलसल गिर रहा है और आज रुपया डॉलर के मुकाबले में 10 महीने की कम तरीन सतह पर आ गया है और 163 रुपए की सतह क्रॉस करके 163 रुपए 67 पैसे पर बंद हुआ है। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कह चुके हैं करंट अकाउंट खसारा होगा, मगर हम उस पर काबू पा लेंगे। साथ ही गवर्नर स्टेट बैंक कह चुके हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट है उसके लिए पैसों का बंदोबस्त है, मगर उसके बावजूद रुपए पर प्रेशर है। मार्केट में कुछ गैर यकीनी की सूरत हाल ज़रूर है। आज मुशीर रज़ाक दाऊद ने भी बताया कि एक्सपोर्ट का वो 40 अरब डॉलर तक का ऑप्टिमिस्टिक टारगेट देख रहे हैं गुड्स और सर्विसेज का। जहाँ गुड्स का 25.3 था उसको हम लोग ने ले जाएंगे 31.2। सर्विसेज का 6 बिलियन है, उसको हम लोग ले जाएंगे 7.5। कुल मिलाकर 38.7 हो जाएगा। This is the year that we're in. टेक्सटाइल वालों ने कहा कि हम लोग तो 20 बिलियन कर सकेंगे, हालात ठीक रहे तो हम लोग 21 तक चले जाएंगे, हमें जा सकते हैं टू 40 बिलियन। वज़ीर आज़म ने भी आज बरामदात की अहमियत की बात की, वरना करंट अकाउंट क्राइसिस के खदशात का इजहार किया। ज़्यादा डॉलर्स पाकिस्तान में नहीं आएंगे बनिस्बत जो पाकिस्तान से बाहर ज़्यादा डॉलर जाते हैं, जिसको कहते हैं करंट अकाउंट। अगर ये डेफिसिट में रहेगा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। अगर हमने आने वाली जनरेशंस को इनके लिए वेल्थ क्रिएशन, इस मुल्क की दौलत बढ़ानी है, तो वो तो हो ही नहीं सकती जब तक एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगे। और अगर एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ेंगी थोड़ी देर के बाद फिर करंट अकाउंट का क्राइसिस आएगा, डेफिसिट होगा, IMF के पास जाना पड़ेगा, वो रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे, वो इकोनॉमी को चोक कर देंगे और फिर हम उसी साइकिल के अंदर फंसे रहेंगे, एक लो ग्रोथ मुल्क का। पाकिस्तान की बरामदाद में इजाफा नागुज़ीर है, वरना करंट अकाउंट के खतरात पैदा हो सकते हैं। खुद वज़ीर आज़म भी ये बात कर रहे हैं, रुपए पर प्रेशर है जिससे महंगाई में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान तेल दरामद करता है, पहले ही उसकी कीमत में इजाफा हुआ है और ज़्यादा इजाफा करना पड़ सकता है अगर रुपया इस तरह गिरता रहा। मगर क्या इस वक्त चीज़ें बेहतर भी नजर आ रही हैं? सबील तारिक साहब, हेड ऑफ रिसर्च पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी, हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर मईशत भी हैं। बहुत शुक्रिया सबील तारिक साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। सबील तारिक साहब, क्या वजह है जो हालिया दबाव आया है रुपये पर आपके ख्याल? देखें, अगर आप देखें कि पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन जब शुरू में जो ये तय हुआ था 2019 में IMF के साथ भी, और हुकूमत की पॉलिसी भी ये थी कि जो है वो रिजर्व को खर्च करके वो पाक रुपये को डिफेंड नहीं करेंगे। यानी है कि अगर आप देखें 2019 से तो रिजर्व्स में कंटिन्यूसली स्टेट बैंक के रिजर्व है वो 10.5 अरब डॉलर से बढ़ के जो है वो, बल्कि ओरिजिनली तो शायद वो 8 अरब डॉलर से भी नीचे चले गए थे और वहां से बढ़ के वो तकरीबन 17 अरब डॉलर तक आ गए। और दूसरी तरफ अगर आप देखें कि लेकिन ये कि जैसे इकोनॉमी ने पिकअप लिया है उसके साथ इंपोर्ट्स में भी
बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज आया है और ये तकरीबन $6 अरब से ऊपर चली गई पिछले महीने। उसके साथ ही जैसा कि आपने बताया कि जो जारी खातों का खसारा है, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो भी बढ़ गया। तो इसकी वजह से अगर आप देखें कि जो डेली के अंदर अगर आप रोज का हमारा जो बैलेंस देखें, उसमें एक्सपोर्ट प्लस रेमिटेंस हमारा इनफ्लो है और सामने से इंपोर्ट जो हमारा आउटफ्लो है, इसके अंदर जो गैप है उसको डिफेंड करते स्टेट बैंक जो है वो नहीं आता है, जो सिस्टम है। और जो आपने जैसे बात की कि जो गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि एडिक्वेट फाइनेंसिंग है, वो जनरली रीपेमेंट्स के हवाले से होती है कि हमारी रीपेमेंट साल की 12 से 14 अरब डॉलर की जो कर्जों की रीपेमेंट होती है, उसके लिए तो हमारे पास एडिक्वेट फाइनेंसिंग है। लेकिन ये कि जैसा कि आपने हमारा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा है कि हमारा जो बरामदात और दरामदात का एक बहुत बड़ा गैप है, तकरीबन साल का 30 अरब डॉलर के लगभग, उसको जो है वो फिल करने के लिए जाहिर है आपको क्या चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए जाहिर है कि आपकी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो, और जिससे आपका एक्सपोर्ट का क्वांटम ज्यादा स्पीड में बढ़े और जो है वो इंपोर्ट थोड़ी सी स्लो हो। अब अगर जो एक्सचेंज रेट है इसका डायरेक्शन है, ये एक मार्केट को सिग्नल देता है कि जो है वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूटिंग और एक्सपोर्ट प्रोमोटिंग सेक्टर्स जो है वो ज्यादा प्रॉफिट करेंगे। उससे बैंक्स का क्रेडिट भी अगर आप देखें तो LTFF टर्फ भी उसी डायरेक्शन में ज्यादा किया है। इससे होपफुली जो है अभी इस महीना जो इन्होंने नंबर रिलीज किया है, जो कॉमर्स मिनिस्टर है, तकरीबन 17 से 18% ग्रोथ आई है और $2.35 बिलियन का एक्सपोर्ट है। तो होपफुली हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब जो है वो एक्सपोर्ट की जो ग्रोथ है वो इंपोर्ट से ज्यादा होगी और आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो जाहिर एक नॉर्मलाइज्ड इकोनॉमी की तरफ जाएंगे, जहां हमारे एक्सपोर्ट्स टू GDP रेशियो भी हमारे रीजन में सबसे कम था, वो भी इम्प्रूव होगा। थोड़ा ट्रेड एज % ऑफ GDP भी बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी इससे इम्प्रूव होगी। थोड़ा सा ये कि जाहिर है जैसे आपने कहा थोड़ा सा इन्फ्लेशन की तरफ थोड़ी सी हिट आएगी, लेकिन ये कि अब इकोनॉमिक एक्टिविटी चलानी है और इस तरह चलानी है कि एक्सपोर्ट्स उसको लीड करे। अच्छा, जैसा कि आज कहा मुशीर तिजारत ने भी आज कहा कि हम तकरीबन देख रहे हैं अगर ऑप्टिमिस्टिक हो तो कि $40 अरब तक हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की एक्सपोर्ट रहेंगी। तो जो इंपोर्ट का फ्लो है और ज़ाहिर इंटरनेशनल मार्केट में कमोडिटीज़ की प्राइसेस भी ज़्यादा हैं, आप ख्याल में हम करंट अकाउंट खसारा कंट्रोल में ही रहेगा या हम माजी की तरह फिर एक क्राइसिस में जा सकते हैं खुदा न खास्ता? नहीं, मेरा नहीं ख्याल क्राइसिस में तो हम नहीं जाएंगे, क्योंकि देखिए एक तो एक रिजर्व का नंबर बहुत काफी हेल्दी है और दूसरी तरफ करंट अकाउंट के साथ अगर ये करेंसी जो है वो एडजस्ट होती रहे मार्केट रियलिटी के साथ, तो हम क्राइसिस में नहीं जाएंगे इस दफा। हाँ, पैरिटी को जो है वो डिफेंड शायद ना करें, लेकिन ये कि सेल्फ बैलेंसिंग फैक्टर है। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि हमारा रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट भी जो है वो भी अब 97 तक के लेवल पे आ गया है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी अब ज्यादा गुंजाइश नहीं है ज्यादा हमें डिप्रिशिएट होने की। तो 164-65 का लेवल अच्छा आ गया और मेरा ख्याल है हेल्दी है और ये चीज आगे इन्वेस्टर्स को डोमेस्टिक और फॉरेन दोनों को कॉन्फिडेंस भी देती है कि गवर्नमेंट जो है अब रिफॉर्म की तरफ है और ये कि मतलब जो करेंसी को डिफेंड करने वाला जो एक वो लोगों का जो वो होता है ना फैंटेसी, वो नहीं है इस गवर्नमेंट में। और ये कि इनका व्यू ये है कि जो भी मार्केट रियलिटी है वो सामने होनी चाहिए, आप बस उसको वो करने के लिए आप जो है इसको अवॉइड करने के लिए आप एक्सपोर्ट को बढ़ाने की तरफ ज्यादा फोकस करें रादर देन, और स्ट्रक्चरल इशू जो भी हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर है, एनर्जी है, एक्सेट्रा शॉर्टेज है, उसको रिजॉल्व करने की तरफ ज्यादा कोशिश करें रादर देन ये कि आप जो बोरोड मनी, अब स्टेट बैंक के पास जो रिजर्व है सारे फॉर एग्जांपल वो कुछ यूरो बॉन्ड के इशुएंस से आया है, कुछ जो है वो RTA के पैसों से आया है, अगर उस पैसे को आज आप अगर इंटरबैंक मार्केट में डाल देंगे टू डिफेंड द रूपी, तो उससे जो है जाहिर है वो हमारे पास वो पैसे आज तो चले जाएंगे, फिर कल जब वापस करने होंगे उसके लिए और बोरो करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया समीर तारिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह।